कल जो हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन में, उसमें हमने देखा था कि जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन में हम ये जानते हैं कि इट्स एन एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये एम्फीबोलिक पाथवे को फॉलो करेगा, बट मेनली ये क्या है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें हम ब्रेकडाउन को देखते हैं। और उस ब्रेकडाउन में मेनली क्या है, कंबशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल नीड एनर्जी फॉर देयर वाइटल एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही हैं, जैसे जब भी हम बाजार जाते हैं या जो कुछ भी हम खरीद कर लाते हैं, उस सब के लिए हम क्या करते हैं, पैसे पे करते हैं। वैसे ही क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, दे ऑल रिक्वायर बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, which is released through respiration, that is combustion of food. अब यहाँ पर हम combustion of food की बात जब करते हैं तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। उस स्टेप वाइज प्रोसेस के अंदर हमने देखा था कि जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो कल हमने डिस्कस किया था, कि फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन और लिसिस ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। एंड जितनी भी जगह पे आप ग्लाइकोलाइसिस को देखोगे, वहां पर जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन है, हर जगह पे ये जो रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप जो रेस्पिरेशन का, वो साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होगा। क्लियर है? अब यहाँ इस ग्लाइकोलाइसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप, जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें क्या देखते हैं कि यहाँ इस ग्लाइकोलाइसिस के बाद फॉर्मेशन किसका होगा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद मेनली हम फॉर्मेशन किसका देखते हैं, यहाँ पर लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के अंदर इनका यूज होगा, और वहां पर क्रेब्स साइकिल के बाद हम ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल तो कहाँ होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ईटीएस को आप देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईटीएस कहाँ परफॉर्म होगा, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होगा, F0 F1 पार्टिकल। क्लियर? अब इनका एक बार आप कैलकुलेशन जब देखोगे कि कितने एटीपी बने हैं, तो कंप्लीट एरोबिक प्रोसेस में आपने देखा है कि कंप्लीट एरोबिक प्रोसेस जब होगा तो इनसे टोटल 38 एटीपी का फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस आपने देखा था, वहां पर मैंने बोला था 2 + 6 एटीपी। एंड सेकेंड स्टेप जो लिंक रिएक्शन है, जहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ था, वहां से एड ऑन हो रहा था 6 एटीपी। एंड सबसे ज्यादा जो एटीपी हमें मिलेगा वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू मिलेगा, दैट इज 24 एटीपी। 24 एटीपी। अब टोटल जब हम कर रहे हैं तो हमें कितना एटीपी का गेन हो रहा है, 38 एटीपी का। क्लियर? यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो जब कंप्लीट कंबशन का जो रिएक्शन हम देखेंगे तो उसमें ये देखो, ये हमारे पास मेनली ये ग्लूकोज है, ठीक, ये जिनका ऑक्सीडेशन ये, और इससे रिलीज क्या हुआ, मेनली एनर्जी के साथ CO2 एंड वाटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हमने बोला था EMP पाथवे, इम्बेडेन मेयरहॉफ पैरानस पाथवे। और ये जो नाम है इनको याद रखना, क्यों इनको हमने EMP बोला है, क्योंकि इनको दिया था इम्बेडेन मेयरहॉफ एंड पैरानस साहब ने।
इसीलिए इस ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे कहे हैं, ईएमपी पाथवे कहे हैं, ठीक। अब इस ईएमपी पाथवे को जब आप देखोगे तो यहाँ पर तीन जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली। एक तो ये जो एटीपी है, ठीक, इनका गेन कहाँ हुआ और इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पर होगा, ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट इनका आता है एंजाइम से, ठीक। जो लास्ट आपके नीट 19 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हेक्सोकाइनेज, जिसका आंसर था, ठीक। नीट 19 अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा हेक्सोकाइनेज का। हाँ, हेक्सोकाइनेज, जिसको हमने कल बोला था कि इनको ग्लूकोकाइनोज भी कहा जा सकता है। तो इस नीट 19 में क्या पूछा गया था कि भाई जो ग्लूकोज से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है वो किसकी प्रेजेंस में बना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर हमने बोला था कि हेक्सोकाइनेज होगा। अब जो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एनएडी से। एनएडी से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ इस ग्लाइकोलाइसिस में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये नीट 18 में पूछा गया था कि यहाँ पर NAD जो यूज हो रहा है NAD प्लस, ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है मेनली, और इस किस स्टेप में ये रिलीज होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार पूरी साइकिल को देखो जो कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर सारी बातें हमें कंफर्म समझ में आ जाएंगी। जब हमने बात करी थी यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं सिंपल एक बार एंजाइम्स को देख ले रहे हैं। ये है पूरा साइकिल, सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे पूरी साइकिल। अब देखो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। पहली बात कि जब भी हम ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने स्टेप्स हैं। तो टोटल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम देख रहे हैं कि 10 स्टेप्स के अंदर इनको बताया गया है, जिसमें पहले के जो स्टेप्स हैं, मैंने बोला था कि इनको हम एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप कहेंगे, जहां पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक। और दूसरा जो स्टेप है उनको हम पे ऑफ स्टेज कहेंगे। तो पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस स्टेप में एटीपी का यूज है, यहाँ पर एटीपी का यूज है। अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ग्लूकोज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे मैंने बोला था एंजाइम हेक्सोकाइनेज है। फिर ये देख रहे हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। अब एक बार एंजाइम से क्वेश्चन, क्या कई बार एंजाइम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जितने एंजाइम्स कल मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे उन सब को याद रखना, और किस स्टेप में ये सारा रिलीज हो रहा है, एटीपी, वाटर, एनएडी, इनको याद रखना होता है। तो पूरी साइकिल आपको एक बार को याद हो ना हो, लेकिन कहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए, और इन कौन से एंजाइम्स किस स्टेप में यूज हो रहा है। तो ये जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में है with the utilization of ATP. And again, glucose 6 phosphate converted into fructose 6 phosphate in presence of आइसोमिरेज, ठीक। एंड अब यहां से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था कि ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, fructose 6 phosphate converted into fructose 1,6 bis phosphate in presence of enzyme। बोलो कौन सा एंजाइम, phosphofructokinase, which is known as pacemaker enzyme, as it controls the rate of glycolysis। यहाँ पर जब आपने देखा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ एंजाइम जो यूज हो रहा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज
काइनेज जिसको हम पेस मेकर एंजाइम कहते हैं, ये भी आपसे नीट में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बोला था कि दिस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट्स इनटू 2 ट्रायोज फॉस्फेट। ये एक ट्रायोज फॉस्फेट और ये दूसरा, इसको हमने बोला है, ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है इसको हमने कहा है DHAP। DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एंड जो दूसरा आप देख रहे हो जिसको हमने क्या कहा है, यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम GAP मेनली कह सकते हैं, GAP ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पर ये जो एंजाइम यहाँ पर यूज हुआ है, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से जो स्प्लिटिंग हुई है, यहाँ पर एंजाइम यूज कौन सा हुआ है, एल्डोलेज, एल्डोलेज। एंड इनका ये जो आइसोमेरिक कन्वर्जन होगा, इनके लिए एंजाइम आइसोमेरेज होगा। और खास बात यहाँ पर क्या है कि इस ट्रायोज फॉस्फेट जिसको हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोले हैं, यहाँ पर इन्हीं का आइसोमेरिक कन्वर्जन होकर के फिर से ये चलेगा। तो ये जो आप देख रहे हो into 2 जो हर जगह लिखा है, उसमें इनको भी इंक्लूड करके into 2 किया हुआ है, ठीक। तो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब यहाँ ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इनका जो फर्दर आप देखोगे कि कैसे ये हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और ट्रायोज बिसफॉस्फेट यानी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ इस स्टेप के अंदर एटीपी का गेन होगा, ठीक, एटीपी का गेन होगा, क्योंकि ये अब जो फेजेस हैं ये पे ऑफ फेजेस हैं जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अभी तक तो हमने यूटिलाइजेशन को देखा था, अब जाकर के हमें एटीपी का गेन हुआ है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, म्यूटेज की प्रेजेंस में बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, जो इनोलेज की प्रेजेंस में, जो इनोलेज की प्रेजेंस में बनाएंगे क्या, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, इट कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ pyruvate kinase, in presence of pyruvate kinase, and by the end of glycolysis 1 glucose form 2 pyruvic acid। और pyruvic acid जिनको आप बहुत पहले से जानते हो कि इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है, पूरी ग्लाइकोलाइसिस सभी को याद हुई, बोलो बोलो। Yes, sir. अब देखो, ये सारी बातें आपने याद कर लिया है। अब जो स्टेप्स हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे इसमें डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है, अब ग्लाइकोलाइसिस तो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन स्टेप फॉर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक प्रोसेस। इसको हमने क्या बोला है कि ग्लाइकोलाइसिस तो क्या है, कॉमन स्टेप है, चाहे हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें या एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें। बस डिफरेंस किस बात का होगा कि अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो अब ये या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, यानी अब पायरुविक एसिड से या तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा या फिर लैक्टिक एसिड का।
फर्मेंटेशन प्रोसेस में यही देख लो कि फर्मेंटेशन जनरली क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो होगा ग्लूकोज का उसको हम फर्मेंटेशन कहेंगे। यहाँ पर सेट्स ऑफ रिएक्शन के अंदर पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, इसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एंड आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फर्मेंटेशन के अंदर CO2 का रिलीज होगा, CO2 का रिलीज होगा, तो वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जहां पर CO2 भी रिलीज हो रहा है। क्लियर है? और यहाँ एंजाइम्स जो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है वो वर्क करता है। और ये नेक्स्ट स्टेप में जब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो वहां पे मैंने बोला था कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है मेनली, तो कुछ जैसे जो आपने कल मैंने बोला था जिम वाली बात, कि अगर कोई ओकेजनली जिम जाके बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर लेता है तो उससे क्या होता है, उस टाइम पर इनएडिक्वेट सप्लाई होती है, इनएडिक्वेट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। तो उस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि उस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाने लगता है जिससे मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिससे मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ते हैं। अब ये पूरा पाथवे है जिसको आप देख रहे हो, ये पायरुविक एसिड जिससे लैक्टिक एसिड और इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लैक्टिक एसिड है और यहाँ इथेनॉल के साथ CO2 भी है। क्लियर? अब देखो, इसके बाद जब हमने देखा यहाँ पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। तो जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो कंप्लीट जो भी एनर्जी थी वो सारी की सारी लिबरेट होगी। तो अब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से माइग्रेट होकर के कहाँ पहुंच जाएगी? कौन से सेल ऑर्गेनील पे? बोलो जल्दी से आंसर दो। ये जो पायरुविक एसिड है ये साइटोप्लाज्म में है, इट माइग्रेट्स इन विच सेल ऑर्गेनील? जल्दी बोलो, किस सेल ऑर्गेनील के अंदर माइग्रेशन होगा इनका? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया। ऑब्वियस सर है। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनील विच इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? as it is associated with production of energy, that is ATP। तो अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा ये हमें याद रखना है कि अब होगा लिंक रिएक्शन। देखो साफ यहाँ पर क्या लिखा है, the pyruvate which is formed by glycolytic catabolism of carbohydrates in cytosol। मतलब जो पायरुवेट साइटोसॉल में बना ये इंटर करेगा अब कहा, इट इंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड याद रखना ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे आपने पढ़ा था पहले भी कि ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा यहीं पे एक याद आ गया, आप दो क्वेश्चन याद रखना। पहला, एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन से एसोसिएटेड ऑर्गेनील कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एसोसिएटेड कौन सा सेल ऑर्गेनील है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर जो साइटोसॉल के अंदर पायरुवेट बना, it enters in mitochondrial matrix and undergoes oxidative decarboxylation।
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एंड यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज हुआ, यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे? तो याद रखना, वो जो एंजाइम होगा वो होगा पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होगा? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। और पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा एसिटाइल को एंजाइम ए। क्या बनेगा? एसिटाइल को एंजाइम ए, जिसको हम कहेंगे लिंक रिएक्शन। अब देखो एक बार, जो कई सारे क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर आपको देखना होगा। आप ये देखो यहाँ पे, देखो हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन की। ठीक, अब इस लिंक रिएक्शन में हमें क्या मिला था ग्लाइकोलाइसिस के बाद? जैसे ग्लूकोज से हमें क्या मिला? पायरुविक एसिड। ये प्रोसेस हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस है। अब यहाँ पर ये जो हमें मिला था पायरुविक एसिड, ठीक, इस कितने मिले थे? 2 पायरुविक एसिड की हमने बात करी थी। अब यहाँ पर क्या क्या लिंक रिएक्शन के अंदर होगा? पहले तो ये जो पायरुविक एसिड है ये लिंक रिएक्शन के बाद क्या बना लेगा? ये बनाएगा दो ही एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज 2 कार्बन कंपाउंड। अब ये 2 कार्बन कंपाउंड से हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ है इस पायरुविक एसिड में? यहाँ पर हुआ है डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक, एंड डी कार्बोक्सिलेशन के साथ साथ यहाँ पर जो रिलीज होता है डी कार्बोक्सिलेशन के साथ साथ, यहाँ पे आप देखोगे कि रिलीज हुआ है क्या? NADH। यहाँ से रिलीज होगा 2 NADH। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये हुआ डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक, अब यहाँ पर एक तो पहले आपने देखा यहाँ पर CO2 रिलीज हुआ। ठीक, तो इसलिए इनको बोला गया डी कार्बोक्सिलेशन। फिर डिहाइड्रोजिनेशन, और यहाँ पर एडिशन, या इसी प्रोसेस को हम यहाँ एसिटाइल को एंजाइम ए का जो एडिशन है, तो इसी प्रोसेस को एसिटाइलेशन भी कहते हैं, जिसमें यहाँ पर ऐड होगा क्या? यहाँ पर ऐड होगा कोएंजाइम ए। ये जो कोएंजाइम ए है इसी का एडिशन यहाँ पर एसिटाइलेशन कहलाएगा। क्लियर है? अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो क्या है? वो है पायरुवेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर? ठीक, और ये जो आपसे पूछा जाएगा लिंक रिएक्शन ऑकर्स इन, तो आपका आंसर होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अब नेक्स्ट, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो
और एडिशनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। टोटल यहाँ पर क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इस लिंक रिएक्शन में कितने फैक्टर्स एडिशनल इन्वॉल्व हुए, तो यहाँ पर टोटल 5 फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे। अब देखना क्या क्या इन्वॉल्व हुआ। NAD+ इन्वॉल्व हुआ, ठीक, NAD+, को एंजाइम A इन्वॉल्व हुआ, और साथ इन्वॉल्व होगा मैग्नीशियम आयन और लाइपोइक एसिड एंड TPP। TPP means thymine pyrophosphate, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। ये सारा है जो पूरे लिंक रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। पूरे लिंक रिएक्शन में आप देखोगे कि इन 5 फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, और ये 3 प्रोसेसेस हैं जिसमें आप देख रहे हो डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड एसिटाइलेशन। लिंक रिएक्शन occurs inside the matrix of mitochondria। क्लियर? ये सारी बातें सभी को याद हो गई? बोलो जल्दी से। यस सर। चलो अब क्रेब्स साइकिल के लिए आपको दोबारा एक बार